नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम राज्यपाल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अध्यादेश पढ़ा और अध्यादेश के द्वारा राज्यपाल को कानून लागू करने की शक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है, किस किस विषय में प्राप्त होती है और ये शक्ति कब तक चलन में रहती है। क्या ये स्थायी कानून बन सकता है या इसको जो है विधानमंडल के द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है। तो हमने जो है उसको जाना। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा राज्य की मंत्री परिषद। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये जिस तरह से केंद्र में पढ़ा जाता है ऐसे ही राज्य में पढ़ा जाता है। भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया हुआ है, इसी तरह की व्यवस्था राज्यों में भी देखने को मिलती है। जैसे केंद्र में मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ऐसे ही राज्यों में प्रत्येक राज्य के विधानसभा में जो मंत्री परिषद का गठन होगा उसका प्रमुख सीएम होगा, यानी मुख्यमंत्री होगा। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करते हैं, जबकि दूसरी ओर राज्यों में जो मंत्री परिषद का गठन है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रावधान अनुच्छेद 164 में घूमता रहेगा, यानी मंत्रियों से संबंधित सभी प्रावधान अनुच्छेद 163 और 164 में पढ़े जाते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। हमने जो है जब राज्यपाल पढ़ा था तो उसमें आर्टिकल 163 पढ़ा, जिसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं पढ़ने के लिए। एक तो राज्यपाल को जो संसद के जो संविधान के द्वारा विवेकाधिकार प्राप्त हैं, और दूसरा राज्यपाल के द्वारा सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अभी जो मंत्री परिषद है ये केवल उन विषयों पर सलाह दे सकती है, उन कार्यों के लिए सलाह दे सकती है राज्यपाल को जो विवेकाधिकार के बाहर के हैं। जो विवेकाधिकार के अंतर्गत कार्य आते हैं राज्यपाल के अंतर्गत, उस पे जो है राज्यपाल मंत्री परिषद से सलाह लेगा ही नहीं, उसे आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है उसको पढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे राज्य की मंत्री परिषद। राज्य की मंत्री परिषद। राज्य की मंत्री परिषद जैसे केंद्र में पढ़ते हैं ना, एक तरफ हम केंद्र लिखेंगे, एक तरफ हम राज्य लिखेंगे। केंद्र में जो लोकसभा है, लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं ये निर्वाचित होकर आते हैं। ऐसे ही राज्य में जो विधानसभा है इसके सदस्य भी निर्वाचित होकर आते हैं। लोकसभा में जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दल अपनी सरकार बनाएगा। सारी बात ऐसे ही यहां भी लागू होती है। जो सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा अपनी सरकार बना देगा, उसी की सरकार बनेगी। अब कोई ए नाम की पार्टी ने अपनी सरकार बनाई केंद्र में, तो ए नाम की जो पार्टी है इसमें से किसी एक सदस्य को प्रधानमंत्री चुना जाएगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इस ए पार्टी में से मंत्री परिषद का गठन करेंगे। ये बात की जा रही है केंद्र स्तर पर। अगर राज्य में देखें तो राज्य में कोई एस नाम की पार्टी, और इस पार्टी में जो है इसने सर्वाधिक मत प्राप्त किया, तो राज्यपाल के द्वारा इस पार्टी से किसी एक सदस्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। कौन बनाएगा? राज्यपाल। अब मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल इस एस नाम की पार्टी से एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। मतलब दोनों एक तरह से ही चलती हैं, एक सही प्रावधान है केंद्र में और राज्य में। तो यहां राष्ट्रपति काम कर रहे हैं, यहां राज्यपाल। ठीक है, अब फैक्ट टू फैक्ट चलते हैं। तो केंद्र में और राज्य में अंतर किस चीज का है? प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, और सारी चीज ऐसी चलती है।
जो लोकसभा है वो पूरे देश में उसका अधिकार है, जबकि जो विधानसभा है उसका क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र केवल उसका अपना राज्य है, जबकि लोकसभा का राज्य और संघ राज्य दोनों पे अधिकार होता। आप देखो इसमें जो है, जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उसमें आर्टिकल 163 क्लोज फर्स्ट को जब पढ़ते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल को कार्यों के निष्पादन के लिए विवेकाधिकार के अतिरिक्त सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब यहां बात समझ लेनी है कि किस लिए आवश्यक है कार्यों के निष्पादन के लिए। कौन करेगा कार्यों का निष्पादन? राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल कार्यों का निष्पादन दो तरह से कर सकता है। एक तो जो है, जो उस संविधान में विवेकाधिकार मिला है, वो जो उसका खुद का विवेक है उसके आधार पे कार्यों का निष्पादन करेगा। इसके अलावा जो विवेका अधिकार के बाहर के कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए सलाह और सहायता की आवश्यकता होगी राज्यपाल को। तो उसके लिए किसका गठन किया गया है? एक मंत्री परिषद को। और इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। ये आर्टिकल 163 में कहा जा रहा है। इसमें एक बात नोट करके जो है लिखी जाती है कि विवेकाधिकार वाले क्षेत्रों में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी नहीं होगा। वैसे तो जो है, अगर कोई गैर संवैधानिक काम किया जाता है विवेकाधिकार के बाहर के विषय पे भी, तो राज्यपाल उसके लिए भी बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर हम संवैधानिकता से देखें कि कोई बहुत अच्छा कार्य है, कोई विधिक कार्य है, लेकिन वो कार्य विवेकाधिकार के अंतर्गत है और उसमें मंत्री परिषद चाहती है कि हमको सलाह दे दें, तो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। राज्यपाल कहेगा मुझे आवश्यकता नहीं है आपकी। लेकिन कोई ऐसा विषय जो विवेकाधिकार के क्षेत्राधिकार से बाहर का है, उसमें जो है मंत्री परिषद की सलाह लेना अनिवार्य है, राज्यपाल को लेना होगा, जब भी तो तालमेल बैठेगा। तो यहां जो है ये बात ध्यान रखना कि दो प्रकार से कार्यों का निष्पादन राज्यपाल करेगा, विवेकाधिकार के आधार पर, और जो विवेकाधिकार के बाहर के कार्य हैं उनके लिए मंत्री परिषद सलाह और सहायता देगी। नंबर नेक्स्ट, अब हेडिंग लगाएंगे मंत्री परिषद का गठन। यहां तो बात की जा रही है कि भी मंत्री परिषद होगी। अब आगे जो है मंत्री परिषद का गठन देखेंगे, वो गठन कैसे होता है वो आर्टिकल 164 में पढ़ा जाता है। मंत्री परिषद का गठन। तो मंत्री परिषद का गठन पढ़ने के लिए जो है आर्टिकल 164 में इसका प्रावधान है। और सबसे पहला जो आर्टिकल है 164 क्लोज फर्स्ट, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी।
तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। अभी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का गठन कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। किसकी सलाह पर कर रहा है? मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। देखो, केंद्र के मंत्रिपरिषद में और राज्य के मंत्रिपरिषद में थोड़ा सा अंतर है, मंत्रालयों का और विभागों का। इसे हम ऐसे समझते हैं, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहला है कैबिनेट, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उपमंत्री। अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद है तो इसमें जो है, जो कैबिनेट मंत्री होगा उसको मंत्रालय मिलेंगे, जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। जबकि जो राज्यों में जो मंत्रिपरिषद होगी, इन्हें विभाग मिलते हैं, जैसे गृह विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो यहां ये बात ध्यान रखना कि केंद्र के लिए मंत्रालय का प्रयोग होगा और राज्य के लिए विभाग का प्रयोग होगा। राज्य विभागों में विभक्त होता है तो मंत्रालय यूज नहीं होते। तो यहां जो है हम क्या लिखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करेगा? मुख्यमंत्री। वास्तव में तो मुख्यमंत्री की सलाह ली जा रही है। ये समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग मंत्रियों को बदलता रहेगा, लेता रहेगा। नाम किसका चलेगा? राज्यपाल का, कि राज्यपाल कर रहा है? राज्यपाल नहीं, पीछे जो है मुख्यमंत्री होते हैं। अब मुख्यमंत्री 3 तरह के मंत्री, इसमें मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और क्या? उपमंत्री। अब इस मंत्री को जो है विभाग दिए जाएंगे, जैसे गृह विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य, ये सब दिए जाएंगे। ये जो राज्य मंत्री है, इसे स्वतंत्र प्रभार का भी बनाया जा सकता है और कैबिनेट की मदद करने के लिए बनाया जा सकता है। ये मीटिंग में शामिल होगा, जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी ये उसमें शामिल होगा राज्य मंत्री। उपमंत्री कैबिनेट के मंत्री को सहायता, यानी ये भी जो है मदद करता है उपमंत्री कैबिनेट मंत्री की, लेकिन ये जो है बैठक में शामिल नहीं होगा। तो फिर से बता रहा हूं मैं कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है और जो राज्य मंत्री परिषद है, इसमें अंतर मंत्रालय और विभाग का होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद के कैबिनेट मंत्री को दिए जाने वाले जो मंत्रालय हैं, जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा, ये मंत्रालय कहलाते हैं। जबकि ये ही शिक्षा या गृह राज्य में अगर प्राप्त होगा तो ये विभाग कहलाएंगे। दोनों में अंतर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो है हमारा 164 क्लोज फर्स्ट हुआ, इसी में आगे बढ़ा के पढ़ो। इसमें आगे बढ़ा के कुछ रह गया हमारा, क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि मंत्री, आगे इसमें बढ़ा के लिखेंगे। ये जो है मैं इसी की बात कर रहा हूं 164(1) की, कि मंत्री कौन है। एक बात और ध्यान रखना कि कोई ए नाम की पार्टी ने बहुमत हासिल किया किसी राज्य में, और यहां की जो विधानसभा है, इस विधानसभा में सीट थी 200, ये समझने की बात है, और पार्टियां खड़ी थी 4। अब ऐसे मानते हैं कि इसको 170 सीट मिल गई 200 में से, तो 10 इसको मिली, एक पार्टी को 10 इसको, 10 इसको, तो सर्वाधिक किसको मिली? ए नाम की पार्टी को बहुमत मिल गया। अब क्या 170 के 170 सदस्यीय मंत्री कहलाएंगे? नहीं, इसमें से केवल वो लोग या वो सदस्य जो मंत्री परिषद में शामिल होंगे वो मंत्री कहलाएंगे 170 में से। इसको ध्यान रखना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत
पद धारण करते हैं। अब जब हम इस फैक्ट को पढ़ते हैं तो ये बहुत साफ लगता है देखने में कि भाई जो मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा तो उसे तो राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। और आगे ये लिखता है अर्थात राज्यपाल मंत्री को कभी भी हटा सकता है भले ही वो दल विश्वास में हो अभी। फिर उसके बाद लिख देता है लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से। देखो राज्यपाल जो है किसी मंत्री को पद से नहीं हटा सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब वहाँ का जो सीएम है, सत्ताधारी दल का जो सर्वोच्च नेता है, जो प्रमुख है मंत्री परिषद का, मुख्यमंत्री, उसकी सलाह पे ही राज्यपाल किसी मंत्री को हटा सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अतः ये बस लिखने में अच्छी लगती हैं बातें, अतः राज्यपाल कभी भी मंत्रियों को, वैसे मंत्री लिखेंगे, हाँ, मंत्री को पद से हटा सकता है भले ही विश्वास प्राप्त हो। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह अनिवार्य है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से। अब यहां एक बात निकल के आएगी, इसमें क्या कहा गया कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अतः राज्यपाल कभी भी मंत्रियों को पद से हटा सकता है। यहां मंत्री ही ये लिखना आप, मंत्री को पद से हटा सकता है भले ही विश्वास प्राप्त हो। विश्वास प्राप्त है जब तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। विश्वास प्राप्त नहीं होगा तो सरकार नहीं बना पाते। अभी विश्वास प्राप्त है, सरकार बनी हुई है, लेकिन उस सरकार के एक व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा हटा दिया गया मंत्री पद से। तो पीछे जो काम चल रहा है ना, पीछे कौन सलाह दे रहा है, मुख्यमंत्री सलाह दे रहा है। अब ये जो इतनी बात कही गई है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो ये जो है एक सिद्धांत से जोड़ दी जाती है बात। इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत निकल कर आता है कौन से आर्टिकल से, 164 क्लोज फर्स्ट। हमारा इस आर्टिकल में यही था, हमने पढ़ लिया। इसमें सिद्धांत याद रखना, राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जा रही है याद रखना। प्रसाद पर्यंत तो कहता है पद धारण करने की बात, राज्यपाल को शक्ति भी देता है हटाने की, लेकिन ये सलाह वाली बात याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब उसके बाद जो है आर्टिकल 164 क्लोज 2, ये क्या कहता है। इससे पहले जो है एक आर्टिकल एक अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जोड़ा गया है, उसको देखते हैं। 164 क्लोज 1A, ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। इसको देखते हैं। आर्टिकल 164 क्लोज 1A, इसे लिखेंगे 91st अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि विधानसभा, या इसमें लिखेंगे हम मंत्री परिषद,
की कुल संख्या, इसको आप बढ़ा के लिख लेना, किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब यहां बात समझने की है कि भारत में जो राज्य हैं, अलग अलग विविधता वाले राज्य हैं, और इसमें जनसंख्या की भी विविधता पाई जाती है। तो जैसी जनसंख्या वैसे ही सीटों का आवंटन। अगर जनसंख्या अधिक है राज्य में तो विधानसभा में सीटें अधिक हैं, जनसंख्या कम है तो विधानसभा में सीटें कम हैं। अब इसमें यहां क्या प्रावधान किया गया, इसको आप जो है एग्जाम्पल से समझो कि कोई ए नाम का राज्य, इसके पास जो है 200 सीट है, और कोई एस नाम का राज्य, इसके पास कितनी सीटें हैं, इसके पास 60 सीट हैं। पूरी विधानसभा में ही 60 सीट हैं, इसके पास 200 सीट है। अब 200 सीटों पर चुनाव हुए, 4 पार्टी ने जो है चुनाव लड़ा, ए, बी, सी और डी। इन 200 सीटों पर जो ए है, इस ए को जो है प्राप्त हो गई, ऐसे मान के चलते हैं कितनी सीटें, इसको प्राप्त हो गई 170 सीटें। पहले वाले उदाहरण, एक 170 सीट। जो ये 3 पार्टी और हैं, इसको 10 मिली, इसको 10 मिली, इसको 10 मिली। अब यहाँ क्या होता था कि बड़ी समस्या हो जाती थी। हर कोई जो 170 200 में से बहुमत दिखाकर जो पार्टी, ए नाम की पार्टी 170 कैंडिडेट लेकर खड़ी है, तो हर व्यक्ति की इच्छा है मंत्रिपरिषद में शामिल होने की। अब 170 के 170 सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाएंगे तो इसका तो विस्तार हो जाएगा। और ऐसा होता था कि मंत्रिपरिषद में जो है कोई गिनती नहीं होती थी कितने सदस्य शामिल हो गए, क्योंकि हर कोई सुविधा लेना चाहता है ना। कैबिनेट को अलग सुविधा है भाई, राज्य मंत्री को अलग है, उपमंत्री को अलग है, विशेष सुविधाएं हैं जो नॉर्मल सदस्य होते हैं उनसे ज्यादा मिलती है। अब इस सारी स्थिति को देखते हुए एक रूल बना दिया गया 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें यह कहा गया कि किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या, मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब ए नाम के राज्य में कितनी सीटें हैं, 200, तो 200 का 15% निकालना जरा। अधिकतम कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में, केवल 30 मैक्सिमम है ये। और न्यूनतम किसी भी राज्य में जो मंत्रिपरिषद होगी 12 से कम नहीं होंगे। अब यहां ये इसके लिए तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि 200 सीटें। अब एक राज्य ऐसा है जहां, एस नाम का राज्य, जहां पे जनसंख्या कम है, यहां 60 सीटें इसको मिली हुई है। अब अगर हम 60, विधानसभा में 60 ही सीटें हैं केवल, 60 का 15% निकालें, ये एक बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, मतलब 9 मंत्री ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ न्यूनतम तो 12 होने चाहिए। तो इसका जो है एक रूल ये निकाला कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो 9 की जगह 12 लिए जाएंगे। अब यहाँ 12 लिए जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा सीटें हैं तो उसका 15% ही होगा। अब इस 30 में जो है 29 मंत्री हैं और एक सीएम है, यानी मुख्यमंत्री सहित है। तो ये 15% का ये रोल है। नेक्स्ट,
आर्टिकल 164 क्लॉज 2 ये कह रहा है मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसको जो है हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पूछ लेगा कौन से आर्टिकल में आता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ साफ है, ये बात करता है मंत्रिपरिषद की एकजुटता की। मंत्रिपरिषद की एकजुटता, और आसान भाषा में समझो कि जो कैबिनेट मंत्री तय कर देगा, मंत्रिपरिषद में सबसे ऊंचा पद कैबिनेट का ही होता है, सब काम वही करते हैं और सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी बात को अन्य मंत्री नकारेगा नहीं। मतलब सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। अगर कोई कार्य के निष्पादन में वो सहायता मांगता है तो सहायता देनी होगी, या किसी बात पर अगर विवाद हो जाता है मंत्रियों का तो अंदर ही अंदर चले, बस वो बाहर ना आए निकल कर, मंत्रिपरिषद के अंदर ही रहे बातें। अगर बाहर आती है तो वो उल्लंघन हो जाएगा इस सिद्धांत का। ये सिद्धांत बात करता ही है मंत्रिपरिषद के एकजुटता की। जितने भी मंत्री होंगे कैबिनेट मंत्री के प्रति जो है प्रतिबद्ध होंगे। अगर किसी मंत्री को समस्या होती है मंत्रिपरिषद से या कैबिनेट मंत्री से तो अपना त्याग पत्र दे सकता है। ऐसा कई बार हुआ है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब जो है मंत्रिपरिषद की एकजुटता है, एक साथ एक लय में काम करना। ये ना हो एक कह रहा है कि इस तरफ से करेंगे हम, एक कह रहा है इस तरफ से करेंगे हम, और मंत्रिपरिषद ही आपस में लड़ रही है। एक अनुशासन, एक सी लय, एक सी ही कार्य प्रणाली, और कुछ चुने हुए लोगों के पीछे सभी लोग चलते हैं, विरोधाभास नहीं होता। तो ये जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आर्टिकल 164 क्लोज 3। नेक्स्ट आर्टिकल 164 क्लोज 3 ये क्या कह रहा है? ये बात करता है मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ या शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल जो है शपथ दिलाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 164 क्लोज 4 ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति लगातार पिछले 6 माह में राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह मंत्री नहीं रह पाएगा। तो वह उस अवधि के बाद, कौन सी अवधि? 6 माह की अवधि के बाद मंत्री नहीं रह पाएगा। अब इस बात को समझना, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति
मंत्री पद उसे मिल गया लेकिन उसे सदस्यता नहीं मिली, ये संभव है, ऐसा संभव है। लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर या तो विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, वरना उसे मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा। बल्कि मुख्यमंत्री भी बिना सदस्यता प्राप्त करे 6 महीने तक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कोई व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ना विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का, लेकिन 6 महीने के अंदर अगर उसने सदस्यता ग्रहण कर ली किसी भी सदन की, इस पद पर बना रहेगा। अगर सदस्यता ग्रहण नहीं की और उसकी पार्टी चाहती है कि ये व्यक्ति भले ही सदस्यता ना ग्रहण की हो, इसने ये सीएम बना रहे, तो संभव नहीं है। 6 महीने तक तो बन जाएगा, लेकिन इस अवधि के बाद नहीं बन पाएगा, मंत्री पद खत्म हो जाएगा। तो 6 महीने तक ही होता है इसमें। तो इसमें आर्टिकल 164 क्लोज 4 याद रखना। एक लास्ट आर्टिकल 164 क्लोज 5, इसमें जो है मंत्रियों के वेतन और भत्ते सुविधाएं ये सब जो हैं इसका वर्णन है। तो हमारा मंत्री परिषद कंप्लीट हुआ, इसे आप पढ़ो अच्छे से, याद हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार।